अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रज़ी ताहिर। सैयद ज़ुल्फ़िकार अब्बास बुखारी अलमारूफ़ ज़ुल्फ़ी बुखारी आज फिर ख़बरों की ज़ीनत बने जब रेयाम ख़ान साहिबा ने उनसे माफ़ी मांगी। थोड़ा सा बैकग्राउंड पे जाते हैं। इससे कबल कि मैं आपको बताऊं कि रेयाम ख़ान साहिबा ने माफ़ी क्यों मांगी और फेक न्यूज़ का जो कल्चर है वो मगरब में कितना नापसंदीदा है और ऐसा कुछ पाकिस्तान में हो सकता है या नहीं, एक सवाल ज़रूर है। सैयद ज़ुल्फ़िकार अब्बास बुखारी जब सियासत में आते हैं तो बड़े सवालात उठना शुरू हो जाते हैं कि ये कौन आ गया, ये नो वारिद हैं, ये फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ, और इस तरह के ऐसी ऐसी बातें की गई जो अगर पाकिस्तान में इसी तरह का कानून होता तो कई लोग सैयद ज़ुल्फ़िकार अब्बास बुखारी से अभी तक माफ़ी मांग चुके होते। ज़ुल्फ़ी बुखारी साहब का ताल्लुक़ अटक से है और अटक का जो मशहूर बुखारी ख़ानदान है ये उसके चश्मो चिराग हैं। बुखारी ख़ानदान के बारे में अगर बात की जाए तो गुज़िश्ता 4 दहाइयों से बिलख़ुसूस अटक की सियासत में बुखारी ख़ानदान का एक बहुत बड़ा असर व रसूख़ है। आपके वालिद सैयद वाजिद हुसैन बुखारी साबिक़ वफ़ाक़ी वज़ीर रह चुके हैं। आपके चचा सैयद मंजूर हुसैन बुखारी वो ज़ुल्फ़िकार भुट्टो साहब, इसी तरह जाम सादिक अली ख़ान साहब, मोमर कर्नल क़ज़्ज़ाफ़ी साहिब और दीगर आलमी रहनुमाओं के करीबी रुफ़क़ा में से हैं। इसी तरह आपके दूसरे चचा हैं सैयद एजाज़ हुसैन शाह बुखारी। आप 1983 में पहली दफ़ा ज़िला कौंसिल के चेयरमैन बने। इसके बाद सूबाई सियासत में आए और पिछले टेनोर तक यानी 2018 तक मुसलसल सूबाई नशिस्त में उनको कोई हरा नहीं सका। इसी तरह आपके जो कज़न हैं इस वक्त सैयद यावर अब्बास बुखारी, वो पंजाब के बैतुल माल के वज़ीर हैं। तो ये तो उनकी एक ख़ानदान की तारीख़ है ज़ुल्फ़ी बुखारी साहब की कि कैसे उन्होंने उनका एक ख़ानदान सियासी तौर पर मुतहर्रिक है। ज़ुल्फ़ी बुखारी साहब लंदन चले जाते हैं, ये शुरू ही से वहाँ पे बिज़नेस करते हैं, कारोबार करते हैं और एक ऐसी नौजवान शख्सियत पाकिस्तान की उभर कर सामने आते हैं जो लंदन की बिज़नेस कम्यूनिटी में एक नुमायाँ मुकाम रखते हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के इक़्तिदार संभालने के बाद आपने इनसे कहा कि पाकिस्तान आएँ। आप वज़ीर-ए-आज़म की गुज़ारिश पर पाकिस्तान आए और ओवरसीज़ का जो महकमा था, जो मिनिस्ट्री थी, उसको फुल टाइम तो नहीं किया गया, कोई वज़ीर नहीं लगाया गया, तो वज़ीर-ए-आज़म ने इनको मशीर अपना मावन ख़ुसूसी तैनात किया। सैयद ज़ुल्फ़िकार अब्बासी का बतौर मावन ख़ुसूसी जो 2 साला 2.5 साला दौर है वो यादगार दौर है कि आपके इंटरनेशनल ताल्लुकात बहाल होते हैं, पाकिस्तानी कम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है। वो जो सालों से मसाइल पेंडिंग थे जो पाकिस्तानी कम्यूनिटी को दरपेश थे वो हल होना शुरू होते हैं। इसी दौरान रिंग रोड स्कैंडल सामने आता है। रिंग रोड स्कैंडल में सैयद ज़ुल्फ़िकार अब्बास बुखारी का नाम शामिल कर दिया जाता है और ये उस वक्त के डिप्टी कमिश्नर साहब करते हैं जब साबिक़ डिप्टी कमिश्नर साहब को हटा के नए डिप्टी कमिश्नर साहब को लगाया जाता है। तो वो इब्तदाई एक रिपोर्ट तैयार करते हैं, तो बददियानती करते हुए या पीटीआई की इंटरनल सर्कल की एक सियासत है उसका शिकार होते हुए ज़ुल्फ़ी बुखारी साहब का नाम शामिल किया जाता है। ज़ुल्फ़ी बुखारी साहब का किसी भी रिंग रोड के पूरे जो अहाता है, एरिया है, जहाँ से भी शुरू होकर जहाँ तक एंड होता है, ना इनकी ज़मीन है, ना कोई करीबी साथी इनका है। एक बात की जाती है कि जी सैयद तौक़ीर अब्बास शाह साहब जो साबिक़ हुकूमत के बहुत ही ख़ास अनायत करदा शख्सियत थे, वो इनके कहीं दूर के रिश्तेदार हैं। तो ज़ुल्फ़ी बुखारी साहब को तो तब तो ख़याल भी नहीं आया होगा जब उन्होंने वहाँ पे ज़मीनें ख़रीदी कि मैंने इस तरह पाकिस्तान में आना है, मावन ख़ुसूसी बनना है। तो अल्लाह ताला ने इनको 2 दफ़ा इज़्ज़त दी। एक दफ़ा उस वक्त जब रिंग रोड स्कैंडल सामने आया, ज़ुल्फ़ी बुखारी साहब ने फ़ौरन अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हुए, ख़ुद को तहक़ीक़ात के लिए पेश किया। इस दौरान वो एक मुख्तसर मुद्दत के लिए बाहर गए तो फिर भी प्रोपेगेंडा हुआ कि देखो ज़ुल्फ़ी बुखारी भाग गया है, लेकिन वो फिर पाकिस्तान वापस आए, अपने आप को तहक़ीक़ात के लिए पेश किया। अब वो भी एक फ़ेक न्यूज़ थी, उस फ़ेक न्यूज़ को सामने लाते हुए ज़ुल्फ़ी बुखारी साहब पर इल्ज़ामात लगे। अब जो रेहाम ख़ान साहिबा ने इल्ज़ाम लगाया था, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि रेहाम ख़ान साहिबा ने पाकिस्तान का एक असासा है कीमती, उसको फ़रोख्त कर दिया, जिसमें ज़ुल्फ़ी बुखारी ने
اس میں یہ ہے کہ ریحام خان صاحبہ نے جو الزام لگایا کہ زلفی بخاری تھوڑے پیسوں کے عوض دھوکہ دہی اور ایک اقربا پروری کے مرتکب ہوئے اور روز پیلٹ کا جو ایک قیمتی اثاثہ ہے وہ بیچنے کی کوشش کی۔ ساتھ ہی انہوں نے الزام لگا دیا کہ جو پاکستان میں کرونا وائرس ہے اس کو پھیلانے میں، کیونکہ زائرین کے حوالے سے ان کو مسلکی طور پر ایک ٹارگٹ کیا گیا، کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ کوشش کی زائرین کے حوالے سے کہ وہ کسی طرح ان کی مشکلات دور ہو سکیں، یہ نہیں کہ وہ بغیر چیک اینڈ بیلنس کے پاکستان میں انٹر ہو سکیں، مشکلات کی آسانی کے لیے انہوں نے کوشش کی تھی، تو وہ بھی الزام لگایا۔ تو آج ریحام خان صاحبہ نے دونوں الزامات پہ معافی مانگ لی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ فیک نیوز پر جب آپ کوئی بھی بات کر دیتے ہیں تو پاکستان میں کیا ہوتا ہے؟ لندن کی عدالتیں تو آپ کو پکڑ لیتی ہیں گریبان سے اور آپ کو معافی مانگنی پڑتی ہے، ٹویٹ کر کے پن کرنا پڑتا ہے۔ زلفی بخاری صاحب نے کہا ارجانہ اس صورت میں معاف کیا ہے کہ ویڈیو کریں گی اردو میں انگلش میں، ٹویٹ کریں گی اردو میں انگلش میں، اسی طرح تمام اردو اور انگلش میں تمام سوشل میڈیا اپنے جتنے اکاؤنٹس ہیں وہاں پہ شیئر کریں گی اور اس کو 3 دن تک پن رکھیں گی تاکہ آپ بے نقاب ہوتی رہیں کہ آپ نے جھوٹ بولا تھا۔ اس شرط پر ان کا ہرجانہ بھی معاف کیا گیا۔ اب یہ بتائیے کہ پاکستان میں ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہماری عدالتیں حد کی عزت کے کیس کو بہت ہی ہلکا لیتی ہیں، آتا ہے مذاق میں اڑا دیتی ہیں اور سالوں ان کی تاریخیں ہی نہیں پڑتی۔ وہ شخص جو اس کا متاثر ہوتا ہے کسی بھی فیک نیوز کا، اس کی عزت جاتی رہتی ہے، عدالتیں ان کو توفیق نہیں ہوتی کہ اس کا کیس سنیں کہ وہ واقعی اس پر یہ فیک نیوز کے ذریعے جو اس کی شہرت کو نقصان پہنچایا گیا وہ درست تھا یا غلط تھا۔ یہی بات فواد چودھری صاحب کرتے ہیں جب وہ فیک نیوز کے خلاف ایک علم بلند کرتے ہیں تو سارا ہم دیکھتے ہیں کہ جو میڈیا کے ٹائکونز ہیں ان کے مقابلے میں آ جاتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں پاکستان کا فیک نیوز سے نجات حاصل کرے گا۔ زلفی بخاری کو ہماری جانب سے ان 2 بڑی کامیابیوں پر مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ایک دفعہ وہ رنگ روڈ میں کلیئر ہوئے، اب ایک اور جو بیہودہ الزامات سے ان سے وہ کلیئر ہوئے۔ میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اجازت دیجیے، نیکسٹ ولاگ میں پھر ملیں گے۔ اللہ نگہبان۔